Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about important topic of constitutionalism. कॉन्स्टिट्यूशन आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ इंडिया पार्ट 2। पहले हमने डेमोक्रेसी और नेशनल यूनिटी के बारे में देखा था। अब बाकी दो जो टॉपिक्स उसके बारे में देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है चेक्स एंड बैलेंस। हम इंडिया में कैसे चेक्स और बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया देखते हैं। सो मॉन्टेस्क्यू एंड विलियम ब्लैकस्टोन ने checks and balances say that the checks and balances as essential for the security of liberty under constitution. So ये जो concept है checks and balance ये मॉन्टेस्क्यू एंड विलियम ब्लैकस्टोन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि ये जो चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है ये लिबर्टी के लिए एक एसेंशियल चीजें हैं जो लिबर्टी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उन्होंने बताया कि लिबर्टी के लिए और समता को इस कॉन्स्टिट्यूशन में समता लाने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए चेक्स एंड बैलेंस जरूरी है। Okay, so the first modern formulation of separation of powers formulated by Montesquieu. Montesquieu ने पहले पावर को सेपरेट करने की बात की। जो हमारे 3 विंग्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तीनों विंग में पावर को डिवाइड करने की बात की गई है। ओके, चेक्स एंड बैलेंसेस दैट इवॉल्व फ्रॉम कस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस इंक्लूडिंग द कांग्रेशनल कमिटी सिस्टम एंड इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेसिडेंशियल इन्फ्लुएंस इन इनिशिएटिंग लेजिस्लेशन। सो ये चेक्स एंड बैलेंस किसमें इन्वॉल्व है? जो हमारे कस्टम्स है, दीर्घ दिन बहुत सालों से चल रही जो प्रथा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स रेगुलेशंस है, जो कांग्रेशनल कमिटी सिस्टम्स है, उनमें क्या क्या पावर है, क्या रोल्स है, क्या पॉलिटिकल पावर है, क्या प्रेसिडेंशियल इन्फ्लुएंस, सबको देखता है और उनमें एक बैलेंस करता है, चेक करता है और उनमें एक बैलेंस एस्टेब्लिश करने की बात करता है कि कैसा सिस्टम है और कैसे हम उसे लिमिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, Okay, in Rome there was something similar system consisting of public assemblies, the senate of public officials operating on the principle of checks and balance. Sorry, यहाँ पर रोम होना चाहिए। Okay, so Rome, ROAM. Okay, रोम में क्या है, एक सिस्टम था ऐसा वाला। Okay, so रोम में एक सिस्टम है जहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस टाइप का कुछ सिस्टम था, जहाँ पर पब्लिक असेंबलीज थी, कंसिस्टिंग ऑफ पब्लिक असेंबलीज, द सीनेट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल, लोग रहते थे वहां पर। प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस रोम में फॉलो किया जाता था। Okay, the doctrine of separation of powers in its absolute digit, but the function of different parts or branches of the government have been sufficiently differentiated, and consequently it can very well be said that our constitution does not complete it as options by one organ or part of the state of functions that is essentially belong to another. ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये एक एब्सोल्यूट डिजिट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। बट द फंक्शंस, ये जो डिफरेंट फंक्शंस है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ब्रांचेस का, बहुत सारे फंक्शंस है, पार्ट्स है, ब्रांचेस का गवर्नमेंट के, वो सफिशिएंटली एक दूसरे से अलग है, डिफरेंशिएटेड है, एंड कॉन्सिक्वेंटली इट कैन बी सेड, ये बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंप्लीटेड एज ऑप्शंस। मतलब सबका अलग अलग फंक्शन है और वो अलग अलग बिलोंग करते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव का काम कुछ अलग है, जुडिशरी का काम है कुछ अलग है। सो उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना और वो अपने काम खुद ब खुद कर जाएगा। सो इनमें एक चेक्स और बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। किसी के पास ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, किसी के पास कम होना नहीं चाहिए। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है जहां पर फंक्शंस को डिवाइड किए जाते हैं उसके ब्रांचेस में, गवर्नमेंट के ब्रांचेस में, जो कि वो अपना काम जो है वो कर सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So, under constitutionalism, power is not concentrated in any organ of the state. It is divided among 3 organs of the state. Example, judiciary, legislative, executive. So, government के जो 3 branches है वो किसी पर एक पर मतलब नहीं होना चाहिए, एक के पास सारा पावर नहीं होना चाहिए, ये डिवाइडेड होना चाहिए। So, 3 organs में डिवाइड किया जाते हैं। Okay, the doctrine of separation of power is a part of the basic structure of the Indian Constitution, even though it's not specifically maintained it. Okay, सो मैंने पहले ही कहा था कि केशवानंद भारती केस ने 1973 में 20 बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई, लेकिन वहां पर 20 बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया नहीं था।
लेकिन ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये नहीं बताने के सख्त भी ये स्पेसिफिकली लिखा तो नहीं है उसमें, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंस का, वो इसके साथ कॉन्सेप्टली रिलेटेड है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जरूर नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां पर कॉन्सेप्ट रिलेटेड इसका चीज आता है, मतलब ये फॉलो किया जाता है और उससे कभी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर डेमोक्रेसी कह रहे हैं हम, मतलब यही ऑब्वियसली कि सबके पास टोटल पावर नहीं होगा। सो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ओके, सम एग्जांपल्स देते हैं तो अब समझ में आएगा। सो जुडिशियरी एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू ओवर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस. Judiciary has the power to void laws passed by the parliament. It can also declare unconstitutional executive actions as void. Okay, हमारा जो जुडिशियरी है, जो शासन व्यवस्था है, वो जुडिशियल रिव्यू करता है, वो अपने राय को रिव्यू करता है। अपने राय को ही सिर्फ नहीं, जो लेजिस्लेटिव, जो आईन सभा या प्रशासनिक सभा में जो रूल्स रेगुलेशन पास किए गए हैं, वो अगर वो अगर रूल्स के अनुसार मुताबिक पावर के अनुसार नहीं है तो वो उसे नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं। और पार्लियामेंट जो लॉ पास किया है वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो उसे भी नल घोषित कर सकते हैं। वो उसे जरूरत नहीं है ऐसा करके घोषित कर सकते हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा घोषित कर सकते हैं। ओके, सो लेजिस्लेटिव रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव. जो लेजिस्लेटिव होते हैं हमारे, ओके, जो आईन सभा होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव क्या काम कर रहे हैं उसे रिव्यू करते हैं, उसे देखते हैं। एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट्स पेश करनी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में कि आप क्या देखिए मैं ये काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ओके, एग्जीक्यूटिव जो है वो जजेस को अपॉइंट करता है। जो एग्जीक्यूटिव है, जो लोग एग्जीक्यूटिव में शासन विभाग में काम करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो जजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। ओके, और जो लेजिस्लेटिव है वो रिमूव करते हैं जजेस को एज पर द 2/3 मेजोरिटी। तो 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से उन्होंने क्या करते हैं, जज को रिमूव करते हैं। अब देखते हैं चेक्स एंड बैलेंस क्या करता है। मेंटेन द डिस्क्रिमिनेटरी पावर अपॉन एनी ऑर्गन ऑफ द स्टेट दैट डज नॉट प्रीच द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. ये चेक्स एंड बैलेंस जो है ये मेंटेन करता है डिस्क्रिमिनेटरी पावर को, देखता है कि जो स्टेट का जो ऑर्गन है उसके पास ज्यादा, एक ऑर्गन के पास ज्यादा से ज्यादा पावर ना रहे और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश रहे। मतलब एक ऑर्गन के पास ज्यादा पावर आ गया, वो अनडेमोक्रेटिक हो गया, उसके पास ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। सो चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करता है डिस्क्रिमिनेटरी पावर को एनी ऑर्गन ऑफ द स्टेट। सो ये एक ऐसा सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं। अब पॉइंट जो है सोशल चेंज। ओके, सोशल चेंज क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स है जहां पर सोशल चेंज की बात की गई है। वो कोई आर्टिकल मतलब ऐसे नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली, मतलब समाज को परिवर्तन की बात की गई, समाज को और अच्छी करने की बात की गई, सोसाइटी को और आगे ले जाएंगे कैसे, इस रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जिसे हम कहते हैं सोशल चेंज। जिससे कि समाज जो पीछे था उसे कैसे आगे लाया जाए, उसे और कैसे प्रमोट करे, उसका कैसे उन्नति करे, उसको कौन से कैसे डेवलपमेंट करे, इस रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम आज देखेंगे। ओके, सो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38(1). ओके, आर्टिकल 38(1) और 2 दोनों में ही है। आर्टिकल 38(1) में क्या बताया गया है? The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the instruction of the national life. Okay, जो हमारा राष्ट्र है उसका मेन काम है वेलफेयर करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना उनके लाइफ को, उनको सुविधाएं देना, जो हमारे नागरिक है उनको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देना इफेक्टिव वे में, और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, जैसे कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली वो एम्पावर हो और उनके अपने देश में उनके पास राइट्स हो, जस्टिस हो, सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वो एम्पावर्ड हो सके, उनको वेलफेयर करना एक स्टेट का काम है। आर्टिकल 32 में बताया गया है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड endeavor टू एलिमिनेट inequalities in status, facilitates and opportunities not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. Okay, so state का काम क्या है?
जो इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, सोशली हो, जैसा भी हो, उसे दूर करना। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करने की यहाँ पर बात की गई। दूर नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करने के लिए सो एलिमिनेट करना होगा, जो इनइक्वालिटी है उसे हटाना होगा, और इनकम में जो इनइक्वालिटी है उसे कम करना होगा, स्टेटस देना होगा, सबको समान एक अच्छा समाज बनाना होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होगा। ग्रुप्स में, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट कल्चर्स में लोगों को एक समानता देनी होगी, एक अच्छा समाज देने की कोशिश करनी होगी। तो सोशल चेंज इसी चीज के बारे में बात करता है कि आप लोगों को एक अच्छा समाज दे, कैसे सोशल को चेंज कर सकते हैं सोसाइटी को। तो ये आर्टिकल 31 एंड 32 है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 39 में क्या बताया गया है। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट्स इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द सिटीजन्स मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब लोगों जो स्टेट के जो नागरिक है उनके पास, सिटीजन्स को, नागरिकों को, औरत, वुमेन, सबको राइट टू एडिक्वेट, उनको जीने के लिए जो आवश्यक है वो एडिक्वेट मीन्स जरूर मिलनी चाहिए, न्यूनतम चीजें उनको मिलनी चाहिए। सो लोगों को उनका जो वासस्थान, खाद्य, ड्रेसेस, उनका खाना पीना, मिनिमम चीजें स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, वेलफेयर स्कीम्स के दौरान। ओके, आर्टिकल 39A में क्या बताया गया? द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन ए बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय suitable legislation or schemes or and in any other way to ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizens or reason of economic or other disabilities। मतलब जो देश के नागरिक है जिनके पास कोई ज्यादा पैसे नहीं है, वो लीगल सिस्टम में अगर कोई उन्हें हेल्प चाहिए तो उनको फ्री में प्रोवाइड करना। मतलब स्टेट का काम ही है सिक्योरिटी देना लोगों को। अगर लीगल सिस्टम में या जस्टिस पाने में लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लीगल सिस्टम में उनको हेल्प करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। अगर उन्हें लीगली कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी की जरूरत है तो देना, फ्री लीगल एड देना, उनको उनको फ्री ट्रायल की हेल्प करना, जस्टिस को हेल्प पाने के लिए एक हेल्प करना, इकोनॉमिकली हो या किसी भी तरह से हो। सिटीजन्स को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो भारत के नागरिक है, उनके पास पैसे हो या नहीं हो, आप लीगली उनको हेल्प करेंगे कि वो अपना केस खुद लड़े, या उनको आप फ्री जो वकील है उनको देकर आप ये चीज करें। ओके, नेक्स्ट दे सकते हैं आर्टिकल 41। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, इन अदर केसेस अनडिजर्व्ड वांट। ओके, स्टेट का क्या काम है? जो स्टेट के पास जितना कैपेसिटी है, इकोनॉमी कितना है, अगर सोचिए कि आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर जो फैसिलिटीज है, सो उनके पास जो आप भाता देंगे वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन स्टेट का, इंडिया जैसे स्टेट का कैपेसिटी जो है वो भाता कम दे सकते हैं, लेकिन मेक इफेक्टिव प्रोविजंस बनाना होगा राइट टू वर्क के लिए, उनको काम देना होगा, कुछ टाइप का भी हो, जैसे MGNRSG ऐसे कुछ काम देने की कोशिश करें, एडुकेशन प्रमोट करेंगे, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे लड़ेंगे, ओल्ड एज से कैसे लड़ेंगे, सिकनेस, अगर कोई लोग सिक हो गए तो उसको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था करना, लोगों को काम देना, वो कुछ कुछ ऐसा काम करना जैसे कि लोगों को, देश के नागरिकों को कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करना, वेलफेयर स्कीम्स प्रमोट कर कर सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करना, इंप्रूव करने की कोशिश करना। 42 आर्टिकल में देखते हैं, द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। स्टेट को क्या करना चाहिए? ह्यूमन कंडीशंस, अगर आप ऐसी परिस्थिति में काम कर रहे हैं जहां पर आपका ह्यूमन कंडीशंस ही नहीं है, आपको एक अच्छा परिवेश देना होगा जहां पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है उस हिसाब से आपको मैटरनिटी रिलीफ देना होगा, आपको पे करना होगा। ऐसा एक समाज बनाना होगा जहां पर लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले राष्ट्र द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 45। यहाँ पर क्या बताया गया? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 years। भारत का जो संविधान है वो अपने चालू होने के 10 साल के अंदर भारत के संविधान के अनुसार सारे जो
एजुकेशन जो बच्चे हैं उनको 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना होगा। भारत के स्वाधीनता के बाद 10 साल बाद, मतलब 10 साल आप टाइम लीजिए कुछ करने के लिए, और उसके बाद आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना होगा 6 से 14 साल बच्चे के लिए। ओके, आर्टिकल 46 देखते हैं। यहाँ पर बताया गया द स्टेट शैल प्रोमोट विद स्पेशल केयर the educational and economic interest of the weaker sections of the people, and in particular for the scheduled caste and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all form of exploitation. So state का क्या काम है? प्रोमोट करना, स्पेशल केयर देना, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो लोग एजुकेशनली इकोनॉमिकली बहुत पीछे हैं, वीकर सेक्शंस है जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये बहुत पीछे है, सो उन्हें प्रोटेक्ट करना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, उनको कोई टाइप का एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है तो उससे उसे रिमूव करना और एक अच्छा समाज बनाना, एक्सप्लॉयटेशन फ्री एक स्कूल या स्कूल प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना एजुकेशन रिलेटेड। सो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो बहुत पीछे है, उनको आगे लाने की कोशिश करना। अब देखते हैं आर्टिकल 47। The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standards of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties, and in particular the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumptions except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. So state का क्या काम है? The state shall regard the rising of the level of nutrition. State का चाहिए क्या करना चाहिए? जो level of nutrition, बहुत सारे लोग अपुष्टि में भोग करते हैं, so उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ाना, जो पब्लिक हेल्थ है उनका इम्प्रूव करना प्राइमरी ड्यूटी है ये स्टेट का। अगर लोग खा नहीं पा रहे हैं, उनका हेल्थ सेक्टर वीक है, सो उनको प्रमोट करना, उनको एक अच्छी लेवल देना। ओके, और स्टेट को जो मेडिसिनल पर्पसेस है, मेडिसिन, ड्रिंक्स, ड्रग्स, इससे उनको जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, ड्रग्स है, उनसे दूर रखना और मेडिसिनल हेल्प प्रोवाइड करना लोगों को, मतलब लोगों को जो सामाजिक तौर पर जो समस्याएं होती है उनको सॉल्व करना यहाँ पर बात की गई है। हेल्थ रिलेटेड उनको फूड देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हेल्थ रिलेटेड जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको इम्प्रूव करना, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये राष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। ओके, so that's a lecture on social change. ओके, सो सोशल चेंज में क्या बताया जाए, समाज को, राष्ट्र को कैसे हम चेंज करेंगे और इम्प्रूव कैसे करेंगे, इसके बारे में इस आर्टिकल्स में बताया गया है। पहले हमने देखा क्या, पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ने देखा डेमोक्रेसी, उसके बाद देखा चेक्स एंड बैलेंस, उसके बाद हमने देखा पहले आज चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ओवरऑल हमने देखा कि कैसे हम समाज को अच्छी तरह से ले जाएंगे और विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर कैसे हम ये कर सकते हैं। सो दैट्स द ओवरऑल लेक्चर। थैंक यू।